हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, विच इज़ योर टॉपिक नंबर 8 फॉर पेपर 2 सेक्शन ए। तो ये जो टॉपिक नंबर 8 है आपका, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, लास्ट सेशन में हमने ओवरव्यू देखा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, एंड साथ ही साथ हमने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स आता है। इसके अलावा हमने उसके बाद यूरोगे राउंड एंड साथ में हमने WTO के बारे में भी पढ़ा, क्या मुद्दे हैं वो सब समझा था। अब आज के सेशन में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड CMEA। तो हमारा आज का पहला सब टॉपिक ये है, इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है अबाउट CMEA। देखिए, जो CMEA है इसको हम काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉमिकॉन। कॉमिकॉन, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, कॉमिकॉन भी इसको कहा जाता है। तो CMEA की जगह ये भी लिखा हुआ हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता है। खैर, तो ये जो CMEA है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1949। इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसका पर्पस क्या था कि हमें एक ऐसे तरीके का फ्रेमवर्क बनाना है, स्पेसिफिकली सोवियत ब्लॉक को, सोवियत यूनियन का ये टारगेट था कि उनको एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके थ्रू दे कैन फैसिलिटेट, दे कैन कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेसिफिकली ये टारगेट किया गया था जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनके लिए। अब आपको याद होगा कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अमेरिका की तरफ से मार्शल प्लान लाया गया था। तो कॉमिकॉन यानी कि CMEA वैसा ही एक जवाब था सोवियत यूनियन की तरफ से कि हम भी इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे। सोवियत यूनियन बेसिकली कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सोशलिज्म या कम्युनिज्म को ही प्रमोट किया जा रहा था, एंड दैट इज़ वाई सोवियत यूनियन की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि इनकी तरफ से भी डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जाएगी टू द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? ओरिजिनल मेंबर्स इसके थे सोवियत यूनियन, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड एंड हंगरी। अब हमें मेंबर्स याद नहीं रखने हैं, कोई हमसे पूछेगा नहीं, बट आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके इसके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अल्बानिया इसमें जुड़ जाएगा, आगे जा कर के द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका मेंबर बन जाएगा, मंगोलिया इसका मेंबर बन जाएगा 1962 तक आते आते। वैसे ही एक और अग्रीमेंट 1964 में साइन होगा जिसमें यूगोस्लाविया को अलाउ किया जाएगा कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कॉमिकॉन इन आप कह सकते हो ट्रेड या फाइनेंस के एरिया में, करेंसी या इंडस्ट्री के एरियाज़ में यहाँ पर पार्टिसिपेशन इक्वल टर्म्स में यूगोस्लाविया की तरफ से भी किया जाएगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इसमें क्यूबा एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज़ भी ऐड हो गई। तो क्यूबा ऐड हुआ, एंड लास्ट में हम देखते हैं कि 1978 तक आते आते वियतनाम became a member of this council, ठीक है।
अब बारी आती है ये जानने की कि ये जो आपको यहाँ पर काउंसिल दिख रही है फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था? तो इसका हेड क्वार्टर मॉस्को में था, विच इज़ इन सोवियत यूनियन, राइट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ की हम बात करते हैं तो हमें पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए जितनी भी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं जो मेंबर्स बनेंगी, जो भी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, चाहे वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यू विल सी कि ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट कंट्रीज़ ही हैं, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा था, ठीक है, एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट। मेजर जो ऑब्जेक्टिव या एम है वो हम वैसे भी यहाँ पर समझ चुके हैं। तो इतनी सारी सोशलिस्ट कंट्रीज़ ने क्यों ज्वाइन किया? अगर देखिए आसान शब्दों में मैं आपको कहूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, इन सभी कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये काउंसिल है, ये बेसिकली इस पर्पस से बनाई गई है कि ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ में compete करना चाहते हैं। हालांकि फिर भी ज्वाइन किया गया यहाँ पर, वाई? बिकॉज सोवियत यूनियन में उस समय पे लीडर थे जोसेफ स्टालिन, और स्टालिन ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया कंट्रीज़ के ऊपर कि आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा सोवियत इन्फ्लुएंस के अंडर में, इफ़ यू वांट टू मेंटेन दैट इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके के अथॉरिटेरियन ऑर्डर्स डिक्टेटर्स की तरफ से आते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्डर स्टालिन की तरफ से आया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए आप देखेंगे कि यूगोस्लाविया, चाइना, अल्बानिया एंड रोमानिया जैसी कंट्रीज़ ने, शुरुआत में जो कंट्रीज़ थी जिन पे प्रेशर क्रिएट किया गया ज्वाइन करने के लिए, आगे जा कर के इन्हीं कंट्रीज़ ने इस काउंसिल को छोड़ दिया। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इस पूरी काउंसिल में सिर्फ एक ही डोमिनेंट मेंबर था और वो था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने काफ़ी बार कोशिश की कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म किए जाएं, इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर पाए या उनके साथ compete कर पाए। हालांकि ये जितने भी एफर्ट्स यहाँ पर सोवियत यूनियन की तरफ से रिफॉर्म्स लाने में किए गए, कोई ऐसा बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर नहीं आया। तो उसका कारण यही था कि जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन थी, जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन थी, जिसके चलते ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, स्टालिन ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उस चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं गया। स्ट्रक्चर एज इट इज़ रखा गया, आइडियोलॉजी एज इट इज़ रखी गई, जिस वजह से कुछ ऐसा इफ़ेक्टिव चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इवेंचुअली 1970 का दशक था, उसके एंड की बात है, हम 1978 1980 के टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब ज़्यादातर जो ये मेंबर्स हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो गोल्स थे उनको अचीव करने में फेल हो गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उल्टा इस ऑर्गेनाइजेशन के चलते सोवियत यूनियन जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर रहा था। एंड एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का इकोनॉमिक बर्डन जो है वो आ गया। तो ऑल इन ऑल इतना इफ़ेक्टिव ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉमिस किए गए थे वो प्रॉमिसेस यहाँ पर फुलफ़िल नहीं किए गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लाइन होने लगी। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है कि इस तरीके के डिसीजंस यहाँ पर लिए गए थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो इस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइस सिस्टम जो रखा गया वहाँ पर इनकेपेबिलिटी देखी गई। सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही कहा जाता है, द इनकेपेबिलिटी ऑफ द प्राइस सिस्टम, या आप कह सकते हो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द प्राइस सिस्टम।
थोड़ा सा इसको समझते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। देखिए, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी कि जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, they were not able to agree on a single framework in this case. So आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि कहीं ना कहीं we can say that कि when it comes to this organization, जो भी countries इसका पार्ट थे, they were not incompatible, they were not जो भी प्राइसेस यहाँ पर गुड्स और कमोडिटीज़ का रखा जाता था वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, मतलब एक सिंगल फ्रेमवर्क नहीं था। ठीक है, हर एक कंट्री जो भी इसका पार्ट थी अपना खुद का प्राइस सेट करती थी गुड्स का, एंड दैट इज़ वाई जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है उस प्रोडक्ट की, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस वही रखा जाए। और यही कारण है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग करना। क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मल प्राइस के साथ कंपैरिजन करोगे तो जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ ने अपना खुद का प्राइस सेट किया हुआ है कि हम तो इतने में ही बेचेंगे, तो वो प्रोडक्ट अपने आप में इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा कंपीटिंग नहीं रहेगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, मार्केट प्राइसेस पे जो चीज़ें बेची जानी चाहिए थी, खरीदी जानी चाहिए थी, वो फॉलो नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ दैट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ इसका पार्ट बनी, मेनली वो लोग स्वैप करने लगे गुड्स को। ठीक है, मतलब अग्रीमेंट साइन करके सरकारों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुए कि आप हमको ये भेज दीजिए सामान, हम आपको ये सामान भेज देते हैं। तो यही कारण है कि इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर देखी गई, एंड इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ट्रेडिंग करना, रेगुलर ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो एक तरीके का आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रेडिशनल जो आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम के बारे में, कि जिसमें सिर्फ आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो, कोई करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। और बार्टर सिस्टम का आपको पता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, कि उसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ कमियां होती हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि बार्टर सिस्टम जो है उस पर ये लोग रिलाई कर रहे थे। यही कारण है कि ये इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया, एंड फाइनली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो गया। हालांकि इस चैलेंज के बावजूद ऐसा नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अचीव नहीं किया। देयर वर अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, काफ़ी कुछ अचीव भी किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी कुछ, आप ये कह सकते हो कि अचीव किया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर एबल टू ऑर्गेनाइज द रेल रोड एंड इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में आज के समय पे जो रेल रोड एंड इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम आपको दिखेगा, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ एक और अचीवमेंट भी आप कह सकते हो कि इस समय पे जो है एक इंटरनेशनल बैंक फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके चलते एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया। मतलब जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी, सबने मिलकर के उस प्रोजेक्ट में पैसे डाले, सबने मिल करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी एक सक्सेसफुल अचीवमेंट है कि ये कंट्रीज़ जो हैं कुछ तो काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल किसी काम का नहीं था। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट जो कही जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस काउंसिल की, वो है एक ऑयल पाइपलाइन यहाँ पर बनाई गई, विच इज़ टर्म्ड एज द फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन। ठीक है, देखिए वही चीज़ है कि ज़्यादातर जो है हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। वी डू नॉट फोकस ऑन दिस काउंसिल, दैट्स वाई हम लोगों को पता नहीं है ज़्यादा कि इस तरीके की डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं। बट ये जो फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन यहाँ पर बनाई गई थी, इसके चलते ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, सोवियत यूनियन का एक वोल्गा रीजन है, वहाँ से ऑयल एक्सेस कर पा रही थी। तो ये इसका फ़ायदा भी था। इसके अलावा 1971 का साल है जब इस काउंसिल ने एक और प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किया, विच वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि किस तरीके से
हम आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्चुअली आपको याद होगा कि वेस्ट में, स्पेसिफिकली यूरोप में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस टाइप की कम्युनिटी बन चुकी थी, और यही एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आगे जा कर के यूरोपियन यूनियन का शेप ले लेगी इन द कमिंग ईयर्स। तो जब ऐसा डेवलपमेंट वेस्ट यूरोप में देखा जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्टर्न यूरोपियन साइड में भी कुछ ना कुछ इस तरीके का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने की कोशिश की जाएगी। तो उसको लेकर के भी एक प्रोग्राम यहाँ पर रन किया गया। एंड 1970 के दशक से लेकर के 1980 का 1990 तक आप कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली काम कर रही थी, कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थी। मतलब जिस तरीके से यूरोप धीरे धीरे करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंटीग्रेट होती चली जा रही थी, वही सेम चीज़ आपको ईस्टर्न यूरोपियन साइड पे भी देखने को मिलेगी। एंड 1985-1986 का वो ईयर है जब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए भी यहाँ पर अनाउंस किया गया कि इन कंट्रीज़ को मिलकर के साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट्स में भी ध्यान देना होगा। इस तरीके के इनिशिएटिव्स प्रमोट किए गए ताकि आपस में जो है कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सोशलिस्ट ब्लॉक का हो सके। तो ये मेजर यहाँ पर रोल था जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमेकॉन का, CMEA का। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। जब इसकी डिटेल्स हमें समझ में आ गई हैं, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका स्पेसिफिकली रशिया पे। देखिए, रशिया पे इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि आपको पता है कि रशिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, और जब ये म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की गई तो ऐसे में रशिया वॉज लार्जली इकोनॉमिक। रशिया वॉज द लार्जेस्ट रिपब्लिक इन द सोवियत यूनियन। तो कॉमेकॉन का मेन फोकस ही यही था कि किस तरीके से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाए इकोनॉमिकली सोवियत यूनियन के साथ में। ठीक है, आपको पता है कि ऑलरेडी सोवियत यूनियन की तरफ से इकोनॉमिकली इट वाज कंपैरेटिवली वेरी एडवांस्ड। ठीक है, अब वो अलग बात है कि जब आप सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कैपिटलिज्म आगे निकल जाएगा। उसका कारण ये है कि लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से कैपिटलिस्ट अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए भी या अपने फेवर में कुछ डिसीजंस लेने के लिए भी अपने प्रॉफिट रेवेन्यू से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा कुछ था नहीं, और यही कारण है कि एक समय पे जा कर के व्हेन इट कम्स टू USSR इकोनॉमिक क्राइसिस फेस उसको करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए इसका इम्पैक्ट रशिया पे क्या पड़ा, वो रशिया जो इकोनॉमिकली बहुत बेहतर था, इम्पैक्ट ऑन रशिया, तो वो रशिया जो लार्जली इकोनॉमिक था, तो उस रशिया के साथ में कैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाए इकोनॉमिकली, ये मेन एम था। ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, मेनली रशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में ये मेन एम था। तो इस ट्रेड रिलेशनशिप में रशिया क्या कर रहा था, रशिया रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था। और जब भी हम बात करते हैं कि रशिया उस समय पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था, इसका मतलब है कि रशिया मेनली यहाँ से जो रशिया का मेन रॉ मटेरियल आता था वो था ऑयल। तो यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को, और बदले में रशिया को ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से क्या क्या मिलता था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। बदले में रशिया को मिलती थी मशीनरी, बदले में रशिया को मिलते थे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स, बदले में रशिया को यहाँ से मिलते थे। तो इस तरीके का ट्रेडिंग यहाँ पर हो रहा था। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेड हो रहा है ये यूजुअल पैटर्न से बहुत अलग है। यूजुअली क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि कॉलोनीज जो होती हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, कोई डोमिनेंट कंट्री होगी वो कभी प्रोवाइड नहीं करेगी, कॉलोनीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं डोमिनेंट कंट्रीज को, और बदले में कॉलोनीज को मिलता है एडवांस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम उल्टा देखने को मिलेगा। तो ये इम्पैक्ट बहुत ही एक ध्यान रखने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है
क्योंकि रशिया का यहाँ पर देखिए एक एडवांटेज ये था कि रशिया रॉ मटेरियल सप्लाई कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी था कि जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट रशिया को यहाँ पर मिलता था, वो सारी मशीनरी, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड थे, और उनका जो क्वालिटी थी वो भी लो क्वालिटी की मशीनरी, लो क्वालिटी के इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलते थे रशिया को। ठीक है, कंपेयर करें अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर हाई क्वालिटी के मशीनरी इक्विपमेंट्स थे। तो ये एक मतलब इम्पैक्ट पड़ा रशिया पे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वजह से आगे जा कर के इस तरीके के एफर्ट्स उठाए गए, इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो दिस वाज मेड टू एड्रेस दिस इशू ओनली, कि ये जो प्रॉब्लम थी उसी के चलते टेक्निकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट में मिलकर के काम किया जाए, तभी यही कारण है कि ऐसा डिसीजन लिया गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब इस तरीके का सेटअप होता है तो रशिया को कोई इकोनॉमिक गेन्स यहाँ से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि रशिया को बहुत फ़ायदा हुआ। होता ये है कि जब ऑयल, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने एक समय पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, ये वो टाइम है 1973 का, तो रशिया उस समय पे इन बेनिफिट्स को पूरी तरीके से मटीरियलाइज नहीं कर पाया था। उसका कारण यही था कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में उसका ट्रेड सिस्टम था, वो ट्रेड सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम पे इस तरीके से बेस्ड था। वरना अगर वैसे होता कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं तो रशिया को इकोनॉमिक बेनिफिट उससे बहुत ज़्यादा होता। अब ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पहलू होता है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी होते हैं। तो रशिया के लिए भी कुछ ऐसा ही था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, राइट। बट अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट किया गया, और एट द एंड आप कहेंगे कि रशिया को बदले में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहाँ से मिलती थी। तो ये इम्पैक्ट जो है रशिया पे यहाँ पर पड़ा है। फिर ये हुआ कि जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, आप देखेंगे कि जितनी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई। तब वहाँ से शिफ्ट किया गया और प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ कि मार्केट, फ्री मार्केट होनी चाहिए। फिर वो प्राइसेस उसके बाद इंट्रोड्यूस किए गए। तो इस तरीके से बाद में बदलाव आया। तो यानी कि 1 जनवरी 1991, 1 जन 1991 ये डेट है। इसके बाद से आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने अब ट्रेड पेमेंट्स जो हैं करेंसीज में, हार्ड जो करेंसी होती है, कन्वर्टेबल करेंसीज होती हैं, अब उसमें ट्रेड पेमेंट्स लेनी स्टार्ट की, क्योंकि ये जो कंट्रीज थी पहले बार्टर सिस्टम पे काम कर रही थी। तो एक चीज़ तो साफ में समझ में आती है कि स्ट्रक्चरली ये सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि ये इकोनॉमिकली रैशनल प्लानिंग नहीं कर पाए, और यही कारण है कि कोई एक कॉमन, एक सिंगल प्लान मॉडल डेवलपमेंट का यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाया, राइट। एंड इसके अलावा इंटरनल प्रॉब्लम्स तो थी ही सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में, जिसकी वजह से ये फेल हुआ। बट एक और कारण था कि ये ऑर्गेनाइजेशन मजबूर करता था अपने मेंबर्स को कि आपको भी उसी तरीके से काम करना है, या जिस तरीके से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है इवॉल्व हो रही थी, जैसे वहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर भी मेंबर कंट्रीज़ को पुश किया जा रहा था कि मिमिक करने की कोशिश की जा रही थी, मिरर करने की कोशिश की जा रही थी कि हमें भी कुछ वैसा वैसा सा ही करना है। यही कारण है कि इट फेल्ड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एक मुद्दा है। बाकी नोट्स में से इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं नोट्स में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस नाउ डिस्कस द डिमांड फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड फॉर द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अब ये भी हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर चुके हैं। तो ये जो नई डिमांड थी, ऑफिशियली अगर हम कहें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1975 में
सिक्स्थ स्पेशल सेशन हुआ था एक, और इस मीटिंग में, इस सेशन में पहली बार डिक्लेयर किया गया कि हमें एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना चाहिए। तो ये वो साल है जो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ से डिमांड हो रही थी। इससे पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती थी, इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा रहेगा वो लोग डिक्टेट किया करते थे, लेकिन पहली बार ऑफिशियली हम देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने इस तरीके की डिक्लेरेशन यहाँ पर सामने रखी, और ये डिक्लेरेशन थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। और ऐसा नहीं है कि इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में पहली बार यहाँ पर बात की जाएगी। इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो आपको दिखेंगी कहाँ पर, नाम में। हमने नाम में भी इसके बारे में बात की है, राइट। तो ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसमें ये कहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जो फेयर हो, ठीक है, जहाँ फेयरनेस हो। फेयरनेस का मतलब है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सबका इक्वल डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पर इक्वल सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इस बारे में बात की गई। साथ ही साथ इस चीज़ पे भी हाईलाइट किया गया कि सभी कंट्रीज़ को कॉमन इंटरेस्ट पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी इस बारे में थोड़ा सा समझेंगे व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बट कहा ये गया कि चाहे आपका कैसा भी सोशल सिस्टम हो, कैसा भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर आना चाहिए विच शुड बी फेयर। तो इसके पीछे का गोल ये था कि उस समय पे पूरी दुनिया में इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ रही थी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ रहा था, अन्याय बहुत बढ़ रहा था, इनजस्टिसेस बहुत बढ़ रहे थे। आप ये देखेंगे कि इनका गोल यही था कि इन इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जाए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में गैप आ गया है, उस गैप को कम किया जाए, उस गैप को नैरो किया जाए, ठीक है। ये बेसिक गोल था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का। और इनका ये कहना था कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए। तो ये आइडिया कुछ नया नहीं है। आप देखेंगे कि 1952 में, इससे पहले इस पे एक रेजोल्यूशन, सिमिलर से गोल्स थे, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1952 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके अलावा 1964 के आसपास यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ पर भी सिमिलर प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी। तो यानी कि ये जो डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का डिक्लेरेशन, ये नया नहीं था। इट हैड इट्स जेनेसिस इन ऑल दोज इवेंट्स, जो 64 में हुआ, जो 52 में हुआ। लेकिन मेजर एम इस डिमांड का, इस रेजोल्यूशन का था दैट ग्लोबल इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो की जाएं, इस तरीके के गोल्स फॉलो किए जाएं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ग्रोथ हो, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, एज इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जो कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी ग्रोथ हो, उनका भी विकास हो। तो कहने का मतलब है कि ये चाहते थे कि एक बैलेंस्ड, एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम आए जिसकी वजह से सभी देशों को बेनिफिट मिले, स्पेशली उन देशों को बेनिफिट मिले जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं। तो इनका ये कहना था इससे पूरी दुनिया का विकास होगा, दिस विल प्रमोट, दिस विल लीड टू ग्लोबल वेलबींग, और ये सिस्टम जो आएगा, नया सिस्टम, ये फेयर भी होगा, इसमें फेयरनेस इंश्योर की जाएगी।
तो कुछ इस तरीके का जो आइडिया है यहाँ पर लाने की कोशिश इस डिक्लेरेशन के थ्रू की गई। अब थोड़ा सा समझते हैं, वापस जाते हैं। मैंने वैसे तो आपको बता दिया है कि सिमिलर से आइडियाज़ जो हैं दूसरी भी इस तरीके की बॉडीज़ थी या डिक्लेरेशंस सिमिलर से हमें देखने को मिले हैं, लेकिन मेनली हमारे पास आते हैं AK दास गुप्ता, जो ये कहते हैं कि सबसे सरप्राइजिंग जो चीज़ है कि ये जो डिक्लेरेशन आया है उसकी टाइमिंग आप देखिए। टाइमिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 1975 में लाया गया, ठीक है। तो उस समय पे ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से काम कर रही थी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लाई गई है, राइट। तो अल्टीमेटली ना अब थोड़ा सा समझते हैं कि ठीक है, सिमिलर से प्रिंसिपल्स कहीं और पे भी एग्जिस्ट किए हैं, बट ओवरऑल जब हम बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब इसकी शुरुआत, इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर आप तभी हमेशा इंट्रोड्यूस करते हो जब जो पुराना ऑर्डर होता है, जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता है, आप कह सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। अगर उसमें कुछ कमियां होंगी, उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, तभी तो आप इसको रिवाइज करने की बात करोगे या रिफॉर्म करने की बात करोगे, या आप कहोगे कि कुछ नया जो है हमें यहाँ पर लाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1973 के पास में इसको कंक्लूड कर दिया गया था, एंड हो गया था। उसके बाद फ्रेश नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो एक तो कारण वो है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर भी इस बारे में बात हुई थी। तो गैट और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इफ़ेक्टिवली जो इनको काम सौंपा गया था वो काम ये नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि फेयरनेस नहीं थी। इस तरीके का ऑर्डर था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि गैट के ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म लगा है कि ये जो रिच और एडवांस कंट्रीज थी उनके फेवर में डिसीजंस देते थे, और ये भी कहा गया था गैट के बारे में कि जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा पैसे वाली कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत कंट्रोल है कि गैट क्या डिसीजन लेगा इंटरनेशनल ट्रेड में, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में। ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग थी वो वेल्दियर नेशंस की, इंडस्ट्रियलाइज नेशन की तरफ से आ रही थी। तो ये कमियां थी, ये प्रॉब्लम्स थी, ये इसके ओरिजिन का कारण है। तो आपको पता है 1971 में एक यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन लाया गया था, जहाँ पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के फाउंडेशन की बात, यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो कि पहली बार जो आइडिया था वो यहाँ से पनपा। एक स्पेशल सेशन हुआ था डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर कि कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इकोनॉमिकली इंटरनेशनल सिस्टम को हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें जब सल्यूशन प्रपोज किया गया था तो उसमें कहा गया था कि हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, रिफॉर्म्स लाने होंगे IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है दुनिया में उसमें हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जिस तरीके से वर्ल्ड एग्रीकल्चर काम कर रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर तो वॉज नॉट इवन पार्ट ऑफ गैट। तो इन सब चीज़ों पे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बात की और उन्होंने इस पर खास करके स्ट्रेस डाला कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म में इन सभी कंट्रीज़ का विकास हो, एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हम देख सकें, बैलेंस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पूरी दुनिया में फॉलो किया जा सके। तो जब ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया गया तो यहाँ पर इसीलिए ये भी प्रपोज किया गया कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, स्पेसिफिकली वो कंट्रीज़ जो अभी ताज़ा डीकॉलोनाइज हुई थी, जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, उन सारी कंट्रीज़ ने इसीलिए इंसिस्ट किया कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर हो। और उस समय पे जो नॉन अलाइंड नेशंस थे, आपको पता है आज के समय पे तो 120 मेंबर्स हैं, उस समय पे भी बहुत सारे मेंबर्स कंट्रीज़ थे।
तो उन सब ने सपोर्ट किया इसको कि हाँ एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि इस समय पे डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको अपने फेवर में सारे डिसीजंस लेते हैं। ट्रेड इश्यूज जितने भी हैं वो डेवलपमेंट के को लेकर के डेवलप्ड कंट्रीज सारे हैंडल करती हैं। ठीक है, तो यानी कि उस समय पे अनफेयरनेस थी, उस समय पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं था, इनएडिक्वेट था। यही कारण है कि डिसाइड उस समय पे किया गया कि एक जस्ट एंड बैलेंस्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाने की हमें ज़रूरत है। और यही कारण है कि मेनली जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट आया। उन्होंने कहा कि पहले तो हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हमारा ज़्यादा बढ़ाओ, हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ाओ। इस तरीके की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई और उसी समय पे आप पढ़ेंगे नॉर्थ साउथ डायलॉग के बारे में। नॉर्थ साउथ डायलॉग के बारे में। तो एक्चुअली में ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये था आपका जो ग्लोबल नॉर्थ है यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और जो ग्लोबल साउथ है यानी कि थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में यहाँ पे डायलॉग हो रहा था कि कैसे जो है हम नया ला सकते हैं एक वर्ल्ड ऑर्डर। तो उस समय पे यही बोला कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो या आप अपनी जीडीपी का कुछ परसेंटेज हमें एनुअल बेसिस पे डेवलपमेंट के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको आपको देना चाहिए। ऐसे ही अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात हुई, अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात हुई 1975 में। इसीलिए फाइनली जब ये 6th स्पेशल सेशन हुआ तो उस समय पे इसका डिक्लेरेशन फॉर्मली जो है अडॉप्ट कर दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों ही इसको एक्सेप्ट करेंगी, तो उनकी तरफ से तो साफ मना कर दिया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने कहा कि हम जिस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं आप भी वैसा ही कीजिए। अगर आप भी अपने देश में नियो लिबरल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, अगर आप भी अपने देश में मार्केट को सारी पावर दे देते हैं, ओपन कर देते हैं अपनी इकोनॉमी को, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, तो आपको भी वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप भी डेवलप्ड बन जाओगे, आपके देश में भी ग्रोथ होगी जैसे हमारे यहाँ पर हुई है। तो ऐसा इनका कहना था और इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, लेकिन मेजर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ से डिमांड यही आ रही थी कि देखिए अभी इस समय पे डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जब आप कंपेयर करेंगे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का कहना था कि इकोनॉमिकली डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ सिर्फ 20% देश हैं, पॉपुलेशन वाइज भी अगर आप देखोगे सिर्फ 20% पॉपुलेशन है, लेकिन उनके पास 80% दुनिया की इनकम और वेल्थ उनके पास में है। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि जो बाकी की 80% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 20% ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज अर्थ। अब धरती पे 100% रिसोर्सेज अवेलेबल है सपोज कीजिए, तो 100% में से आप और कह देते हैं कि रिसोर्सेज भी 100% है और पॉपुलेशन भी 100% है। ठीक है, या इसको नंबर्स में देख लेते हैं। तो सोचिए कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास 100 ही लोग हैं। ठीक है, तो इनका कहना था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 लोग रहते हैं। देर आर ओनली सपोज कीजिए 20 पीपल, यानी कि 20% पॉपुलेशन। तो इन 20 लोगों के पास में एक्सेस है 80 प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये लोग तो 80 प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जो दुनिया है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाते हैं, इनके पॉपुलेशन है 80 पीपल, यानी कि 80% लोग, और इन 80% लोगों के लिए सिर्फ 20 ही प्रोडक्ट्स हैं। तो आप खुद देखिए कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये चीज़ कितनी अनफेयर है। राइट, कि एक जगह तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस हैं और दूसरी जगह रिसोर्सेस की कमी है, पूरा भी नहीं पड़ रहा है। इसीलिए
पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इनका ये कहना था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, अभी जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है इसीलिए उसको बदलना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का गैप था वो ऑलरेडी बहुत लार्ज था, बहुत बड़ा गैप था। लेकिन आपको पता है ये गैप धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके पास में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ और भी ज़्यादा अमीर होती चली जा रही थी, और जो गरीब देश थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे। तो इस ट्रेंड के चलते ये कहने की कोशिश करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो कंट्रोल कर रही हैं इस समय पे इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल इनकम को, उनको कुछ तो इसका कंपनसेशन या कुछ तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो सके। और सिग्निफिकेंट गैप की वजह से भी आपस में देखिए इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ता चला जा रहा था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ रॉ मटेरियल के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ पे आप कह सकते हो कि ही डिपेंड करती हैं। तो पेरीफेरी से कोर कंट्रीज़ के पास में आता है रॉ मटेरियल। तो आपस में इंटरडिपेंडेंस तो थी, लेकिन ये जो इंटरडिपेंडेंस थी ये डेवलप्ड कंट्री के फेवर में थी। डेवलप्ड नेशंस जो हैं एक्सप्लॉइट करते थे, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को मजबूत कर लेते थे और सामने वाली पार्टी जो है कमज़ोर रह जाती थी। और साथ ही साथ ये भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, उनको ये बहुत ही उम्मीद थी कि इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज़ कुछ ऐसे एक्शंस लेंगी जिसके चलते डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी कुछ ना कुछ विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, ये चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई और रिच और पुअर नेशंस का गैप बढ़ता चला जा रहा था। यही कारण है, दीज वर द रीजंस कि ये डिमांड यहाँ पर आने लगी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज हैव फेल्ड, वो प्रॉपर तरीके से ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो यही कारण है कि हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने ये कहना शुरू कर दिया कि आज के समय पे इकोनॉमिक नियो कॉलोनियलिज्म हो रहा है। इकोनॉमिक नियो कॉलोनियलिज्म। तो अगर आपको इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ थिंकर्स मेंशन करने हो तो आप यहाँ पर मार्क्सिस्ट थिंकर्स जैसे एजी फ्रैंक का कोर पेरिफेरी मॉडल या आप इमैनुअल वॉलेस्टीन को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि आज के समय पे नए तरीके का, न्यू मतलब न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म देखा जा रहा है। आज भी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, बस उसका होने का तरीका अलग है। पहले क्या हुआ करता था कि डायरेक्टली जो कंट्रीज हुआ करते थे कॉलोनी बना लेते थे, डायरेक्ट आप पे रूल करते थे पॉलिटिकली। लेकिन आज क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कॉलोनी नहीं बनाया है, लेकिन इस तरीके की पॉलिसीज़ आप फॉलो करते हो, इस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं जिसके चलते काम वही हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो पहले हो रहा था। तो उस समय पे इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने कहा कि वैसे तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में सॉवरेन इक्वालिटी है, उनको सॉवरेनिटी दी हुई है कि अपनी लैंड पे वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म देखा जा रहा है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ उनकी इकोनॉमिक्स को, उनकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। तो आज़ादी के बावजूद भी, सॉवरेन स्टेट मिलने के बावजूद भी पॉलिटिकली तो वो लोग फ्री हो गए, लेकिन इन रियलिटी वो अभी भी डिपेंडेंट थे डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। और क्योंकि ये कंट्रीज़ गरीब भी थी और इतनी ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं थी, इसीलिए ये कुछ बेचारे कर नहीं सकते थे। दे वर डिपेंडेंट अपॉन डेवलप्ड स्टेट्स, ताकि वो वहाँ से उनको कुछ फॉरेन एड मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में आए ताकि वहाँ पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके। तो अल्टीमेटली डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, रिच कंट्रीज़ की तरफ से एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर देखा गया। और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियली एडवांस थी ये सारी कंट्रीज़, तो ये रॉ मटेरियल यहाँ से अपना कंट्रोल करती थी और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पे इनकी पूरी मोनोपोली बन गई। और WTO भी
यानी कि उस समय पे तो गैट था, राइट, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था उस समय पे। तो ये सभी कारण हैं कि इस तरीके की डिमांड जनरेट हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने कहा कि आज का ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। और यही कारण है कि जब WTO में आगे जाकर के नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ पर अड़ जाएंगी एकदम, कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक हम किसी और चीज़ के लिए अग्री नहीं करेंगे। तो यहाँ से फिर दोहा राउंड डेवलपमेंट और वो सारी डेवलपमेंट्स यहाँ से आती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायलॉग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि कैसे जो है नॉर्दर्न कंट्रीज़ यहाँ पर जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए $1 बिलियन के आसपास फंडिंग हर साल दी जाए, ताकि जो गरीब देश हैं उनको डेवलप किया जा सके। वैसे ही नॉर्थ साउथ डायलॉग में एक कमीशन भी बनाया गया था। 1977 की ये बात है जब ये कमीशन बनाया गया। दिस कमीशन वाज विली ब्रांड कमीशन, ब्रांड कमीशन। तो ये कमीशन भी बनाया गया, इसी को ध्यान में रखते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग को। एंड इस कमीशन में बेसिकली रिव्यू करने के लिए बनाया गया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। तो इस कमीशन ने अपनी 3 साल के बाद 1980 में रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि नॉर्थ और साउथ की कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई थी, बट अल्टीमेटली उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर माना नहीं जाएगा। ठीक है, कि ये भी कहा गया था कि डेवलपिंग नेशंस को पार्टिसिपेशन हमें बढ़ानी होगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। ऐसी बात इस कमीशन ने एक्सेप्ट की थी। अब महबूब उल हक एक थिंकर हैं जो इस बारे में लिखते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस का पार्ट था। एक्चुअली में जिस तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट एमर्ज हुई है, उसी का एक एंगल था, उसी का एक डायमेंशन था कि डेवलपमेंट के मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ज़्यादातर स्पेस मांगी गई, पॉलिटिकल स्पेस या पार्टिसिपेशन स्पेस यहाँ पर मांगी गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई ऐसा सक्सेसफुल तो हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पहली बार सभी कंट्रीज़ को सीरियस तौर पे सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस समय पे क्या रोल प्ले कर रही हैं, कि उनकी वजह से कैसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर ट्रेड हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है उनका। और यही कारण है कि आगे जा कर के जो है मतलब इस पे काफ़ी सारी डिबेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो अवेयरनेस तो डेफिनेटली यहाँ पर इस डिक्लेरेशन की वजह से जनरेट हुई है। ठीक है, बाकी ग्लोबलाइजेशन के चलते तो आपको पता ही है कि आपस में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ज़्यादातर जो ब्रंट है, ज़्यादातर जो आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो चीज़ देखी गई डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से ही फेस की गई, राइट। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि सभी कंट्रीज़ को फेयरली ट्रीट किया जाए, स्पेसिफिकली ट्रेड में। ठीक है, कैसे रिफॉर्म लाया जाए जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे टेक्नोलॉजी या कैपिटल को मैनेज किया जाए, कैसे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके फेवर में कैसे मतलब बेनिफिट उनको दिया जा सके। हाउ वी कैन मेक अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, हम सोशल जस्टिस कि पूरे समाज का, पूरी दुनिया का हमें किस तरीके से भला करना है, सामाजिक तौर पे, उस बारे में यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए वर्ल्ड रिसोर्सेज का, किस तरीके से इनक्वालिटीज़ को हमें कम करना है, किस तरीके से हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एम्पावर करना है। एक नई इंटरनेशनल करेंसी यहाँ पर इन्होंने बात की कि क्रिएट की जानी चाहिए, जो कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने कहा था कि ये जो करेंसी नई बनाई जाए, जो इंटरनेशनल करेंसी होगी, ये लिंक की जाएगी SDR के साथ में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के साथ में। SDR के बारे में आपको पता होगा, आपने IMF पढ़ा है तो आई थिंक यू नो अबाउट दिस। तो इनका बेसिक एम था कि एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज किया जाए,
कैसे IMF के फंड्स को यूज़ किया जा सकता है, कैसे उसके इंटरेस्ट जो होता है लोन्स पे उसको और सब्सिडाइज किया जा सकता है जब वो गरीब कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेट यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए गरीब कंट्रीज़ का। एंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक मुद्दे भी थे जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंसेस हो गए, डेट क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज में अगर शॉर्टेज हो जाती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इन सभी मुद्दों पे इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने बात की थी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम यही कह सकते हैं कि ऐसा आइडिया बहुत ही यूनिक था, अवेयरनेस जनरेट करने में बहुत हेल्प की, बट कोई ऐसा खास रिजल्ट निकल के नहीं आया। लेकिन जो ज़ील थी वो आज भी कंटिन्यूड है। आज भी जब हम ग्लोबल वेलफेयर की बात करते हैं तो बार बार न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे सामने आ जाता है। आज भी जब आप साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को ही सिक्योर करने के लिए आज के समय पे साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि कैसे चाइना एंड इंडिया जैसी कंट्रीज़ ही मिल करके बाकी सभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं, एक बैलेंस्ड ऑर्डर, एक ऐसा सिस्टम लेके आ सकती हैं, यूनिटी एंड सॉलिडारिटी उनके साथ में शो कर सकती हैं एंड वहाँ पर भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा सकती है, राइट। बाकी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन तो उसमें आपका मेनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते कैसे तेज़ी से रेवोल्यूशन आया है। माइक्रोचिप्स में आप देखेंगे कंप्यूटर रेवोल्यूशन है, फिर सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई आज के समय पे। लिबरलाइजेशन ने किस तरीके से WTO के थ्रू जो है आप देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ग्लोबल अग्रीमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली एक आइडियोलॉजी पे उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे आज के समय पे कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल है वो कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, तो फ्री मार्केट, फ्री ट्रेडिंग सिस्टम, इस तरीके के आइडियाज़ इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में डोमिनेट करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटीज़ पे, कंट्रीज़ पे, वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही चीज़ें हैं, फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। और जो थिंकर्स का ओपिनियन है ग्लोबलाइजेशन का, वो तो मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टॉपिक में पढ़ाया था, तो वो थिंकर्स वहाँ से आप कोट कर सकते हैं। बाकी ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बिजनेसेस के बीच में बढ़ गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बढ़ गई, ट्रेड बेनिफिट्स हर कंट्रीज़ को देखने को मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन की बहुत तेज़ी से हुआ है इसकी वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। जब आप ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को एक बार रीड करेंगे, इसमें क्योंकि थ्योरेटिकली कुछ ऐसे पढ़ाने वाला नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं, थ्योरी वाइज मैंने थिंकर्स का आपको पढ़ाया ही है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और जो भी बेनिफिट्स या चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको नोट्स में यहाँ पर बहुत ही सिंपल एंड साफ शब्दों में दे दिए हैं। एक बार आप उसको पढ़ के देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, वेरी शॉर्ट टॉपिक विच विल बी एबल टू ईजिली कवर फ्रॉम देयर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे आपको ग्लोबलाइजेशन का एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, आपको एक बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा। इन केस कोई आपको यहाँ पर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर टॉपिक नंबर 8, जिसमें वी हैव कवर्ड एवोल्यूशन, ब्रेटन वुड्स टू WTO, सोशलिस्ट, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, थर्ड वर्ल्ड डिमांड एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन अगर यहाँ से बना, वैसे तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट एक ही क्वेश्चन आएगा, 10 to 15 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आएगा तो। ठीक है, ज़्यादातर तो यहाँ से, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बिन आउटडेटेड, बहुत पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं ये सारे, बट स्टिल हमें तो कवर करना ही था। तो अब यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। रीजनलाइजेशन वाला आपका पेपर 2 सेक्शन B में ही कवर हो जाएगा, तो इसको मुझे अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यहाँ पर हो चुका है। ये जो आपके छोटे मोटे से यहाँ पर टॉपिक्स हैं, विल बी एबल टू कवर इट लेटर ऑन, लेकिन अगली क्लास से हम वापस से पिक करेंगे पेपर 2 सेक्शन B को। एंड पेपर 2 सेक्शन B में हम टॉपिक 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं,
6 एंड 7 कर चुके हैं, तो 4 ही टॉपिक्स हमारे बचे हैं, अब हम वो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।